हेलो स्टूडेंट्स, एमटीएज स्टडी सेंटर पर आप लोग का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास का फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन। हम लोग पिछले क्लास में समतल दर्पण तक कंप्लीट पूरी तरह से पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण, ठीक है ना। तो गोलीय दर्पण का डिफिनेशन होता है, गोलीय दर्पण जो होता है एक खोखले गोले का भाग होता है, ठीक है ना। खोखला गोला जैसे फुटबॉल देखे कि ना, वो क्या है, एक गोला है। तो उस तरह का मान के चलिए कि कांच का है, कुछ गोला रहेगा, ठीक है। चलिए यहाँ इसको हम लोग चित्र बनाते हैं, उसके बाद समझेंगे। यहाँ पे समझिए, ये मान लीजिए कि ये खोखला गोला है, ठीक है। ये क्या हो गया, ये खोखला गोला हो गया। अब देखिए ये गोला है, तो गोला है तो इसका कहीं केंद्र भी होगा, होगा ना। ये इसका हो गया केंद्र, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करते हैं कि इस गोला में से एक भाग को काट लेते हैं, ठीक है। चलिए एक भाग हमने ऐसे यहां से काट लिया, ठीक है, और एक भाग और इधर से भी, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ये केंद्र है, तो केंद्र से हम लोग इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक है। और इसको भी क्या करेंगे कि केंद्र से ऐसे मिला देंगे। दोनों का केंद्र एक ही होगा, दोनों का केंद्र एक ही होगा, ठीक है। अब चलिए ये सब बाकी चीज को हम लोग यहाँ से मिटा देते हैं, ठीक है। ये बन गया, यहां से हम लोग को दो प्रकार के दर्पण मिल गए, ठीक है। अब इसी को कहते हैं गोलीय दर्पण। अब देखिए ये दोनों एक ही में है ना, तो इसको हम लोग अलग करेंगे। तो अलग करने के लिए क्या करेंगे, यहां से हम लोग इसको हटाएंगे, ठीक है। अब मेरे पास तो स्मार्ट यानी कि डिजिटल बोर्ड है नहीं, नहीं तो इसको मैं ऐसे हटा देता। तो उसको हटाने के लिए हम लोग इस तरह से दिखा देते हैं कि चलिए हमने इसको ऐसे मिटा दिया। मिटाना नहीं है तो यहाँ से इसको हटाना है ना, क्योंकि दोनों का केंद्र एक होना चाहिए, दोनों का केंद्र एक होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से हो गया। अब देखिए किसी भी दर्पण के दो सतह होते हैं, किसी भी दर्पण के दो सतह होते हैं। एक होता है रजतित सतह और एक होता है परावर्तक सतह। तो रजतित मैंने रंगा हुआ, तो जब भी रंगना है तो दाहिना साइड रंगना है। किधर रंगना है, दाहिना साइड, ठीक है। तो चलिए इसको रंग देते हैं, ये हो गया दाहिना साइड ऐसे, ठीक है। चलिए अब इसको भी रंगना है तो दाहिना साइड रंगना है, ठीक है। तो इस तरह से रंग दिए, ये रहा दाहिना। कभी भी बायां नहीं रंगना है, जब भी रंगना है तो दाहिना रंगना है, समझ गए इतना तक। अब देखिए जो सतह रंगा हुआ है इसको बोलते हैं रजतित सतह। क्या बोलते हैं, रजतित सतह। और जो रंगा हुआ नहीं है इसको बोलते हैं परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, ठीक है ना, जिससे परावर्तन होगा। चलिए इसका देखिए इधर रंगा हुआ है तो ये हो जाएगा रजतित सतह और ये हो जाएगा परावर्तक सतह, ठीक है ना। अब देखिए दोनों में थोड़ा सा अंतर है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है, इसका जो परावर्तक सतह है, इसका जो परावर्तक सतह है वो उभरा हुआ है। उभरा हुआ का मतलब कि उठा हुआ है ना। देखिए इधर ये क्या है, उभरा हुआ है, तो इसीलिए इसका हम लोग नाम क्या रखते हैं, उत्तल दर्पण। क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। दर्पण का नाम किसके अनुसार रखना है, दर्पण का नाम रखना है उसके परावर्तक सतह के आधार पे। परावर्तक सतह उभरा हुआ, जैसे पेट बाहर की ओर फेंकले रहता है कि उभरा हुआ, उस तरह से देखिए इसका पेट इधर क्या फेंकले है ना। तो ये हो गया उत्तल दर्पण, माने उभरा हुआ। देखिए इसका जो परावर्तक सतह है, रजतित सतह नहीं रखना है, परावर्तक सतह ये अंदर की धंसा हुआ है। तो जब कोई चीज अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है तो उसको कहते हैं अवतल, और जिसका तल उठा हुआ है उसको बोलते हैं उत्तल। ये सतह का मतलब क्या होता है, तल। तो जिसका तल धंसा हुआ अवतल, जिसका तल उठा हुआ उसको उत्तल। ये क्या हो गया, तो अवतल दर्पण, ठीक है। तो यहां से हमने समझ गया कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण, ठीक है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, तो जिसका परावर्तक सतह है, जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा रहता है, मैंने उठा रहता है उत्तल, और अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है, उसको कहते हैं अवतल। अब इसका एग्जाम्पल लेना है तो चम्मच तो देखे हैं, स्टील का जो बना होता है, चिकना भी होता है, उसमें हम लोग का चेहरा दिखाई भी देता है ना। तो यदि धंसा हुआ भाग देने देखेंगे, ऐसे चम्मच धंसा हुआ तो ये हो गया
अवतल, क्या हो गया अवतल। और अगर इधर से देखें तो वो हो गया उत्तल। तो वो दोनों तरह के काम मतलब करता है ना। तो इस दोनों का एग्जाम्पल क्या हो गया, चम्मच हो गया। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर हो गया। अब हम लोग इसको एक एक पॉइंट पढ़ते हैं। चलिए, तो हम लोग इतना जान चुके कि दर्पण दो तरह के होते हैं। अब देखिए हम लोग यहाँ पे दर्पण का जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे एक एक करके, है ना। तो हमने यहाँ सबसे पहले एक अवतल दर्पण लिया है, ठीक है। तो हम लोग पहले अवतल दर्पण से समझेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर उत्तल दर्पण समझेंगे। तो सबसे पहले समझना है क्या है, वो है ध्रुव। ध्रुव को इंग्लिश में पोल कहते हैं। ध्रुव को इंग्लिश में पोल कहते हैं और इसको पी से निरूपित करते हैं, ठीक है। तो दर्पण के मध्य बिंदु, देखिए ये दर्पण है ना, दर्पण के मध्य बिंदु, मध्य मध्य होता है बिल्कुल बीच, मध्य मतलब बिल्कुल बीच। तो दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, ठीक है, यानी कि इंग्लिश में इसको पोल कहते हैं। बस इतना हो गया। अगला है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या होता है। तो देखिए ये जो है, ये जो हमारा दर्पण है, ये कभी ना कभी एक खोखला गोला रहा होगा। ये देखिए ऐसे, इसको हम लोग यदि पूरा करते हैं तो इस तरह से क्या होगा, ये गोला बनाएगा, ठीक है ना। तो जब ये गोला बनाएगा तो ये गोला का कहीं केंद्र रहा होगा ना भाई। तो ये गोला का जो केंद्र होता है ना, गोला का जो केंद्र होता है, इसी को कहते हैं वक्रता केंद्र। तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, ये गोलीय दर्पण ही है ना, अवतल दर्पण भी गोलीय दर्पण है। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस खोखले गोले को केंद्र को, उस खोखले गोले को केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। समझ गए। चलिए ये मिटा देते हैं, इसको सिर्फ समझने के लिए किए थे, है ना। इतना एकदम क्लियर समझ में आ गया। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब ये जो है इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसीलिए इसको हम लोग सी से निरूपित करते हैं। किससे करते हैं, सी से। कितना समझ में आ गया। चलिए आगे जो हम लोग को पॉइंट करना है वो है मुख अक्ष। मुख अक्ष या उसको प्रधान अक्ष भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसे हम ज्यादा इंग्लिश नहीं बोलते हैं लेकिन बता दे रहे हैं, मुख अक्ष, ठीक है ना। अब देखिए ये जो है ध्रुव, पोल, क्या है, पोल, और ये क्या है, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, अच्छा वक्रता केंद्र थोड़ा और फैले ले लेते हैं, ठीक है ना। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा, मिलाने वाली सरल रेखा को क्या कहते हैं, सरल रेखा को क्या कहते हैं, मुख अक्ष कहते हैं या प्रधान अक्ष कहते हैं, ठीक है। प्रधान अक्ष भी कहते हैं, ऐसे हम लोग ज्यादा मुख अक्ष बोलते हैं, ठीक है। तो डिफिनेशन याद हो गया मुख अक्ष का, क्या होता है, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा। सरल रेखा बोलना जरूरी है, और नहीं तो देखिए यहां से ऐसे चला, ये भी मिला रहा है ना, ये भी एक रेखा ही है, लेकिन ये सरल रेखा नहीं है, एक कर्व रेखा है ना। तो सरल रेखा जब मिलाएगा तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, उस रेखा को, उस रेखा को हम लोग एक नाम देंगे, उसका नाम क्या देंगे, मुख अक्ष। चलिए मुख अक्ष समझ में आ गया। अगला हम लोग को क्या पढ़ना है, वो पढ़ना है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका दो डिफिनेशन होता है ना, लेकिन हम लोग सीधा बोलते हैं जो आसान है, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और ध्रुव की बीच की दूरी, वक्रता केंद्र और ध्रुव की बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, है ना। दूसरे तरह से एक डिफिनेशन ऐसे भी होता है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या, उस गोले की त्रिज्या को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वैसे भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अगला टॉपिक मेरा क्या है, चलिए हम लोग अवतल दर्पण के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण का फोकस एवं फोकस दूरी, ठीक है। तो इसके लिए पहले हम लोग एक अवतल दर्पण बनाते हैं, ठीक है। चलिए ये इस तरह का है, जब भी रंगना है तो दाहिना साइड रंगना है ना। ये आप लोगों को बता चुके हैं कि जब भी रंगना है तो दाहिना साइड रंगना है ना। आपतित किरण जो भी आएगा, चाहे दर्पण कोई सा भी हो, उसको इधर से लेना है ना, उधर से नहीं लेना है, तो फिर गड़बड़ा आ जाएगा, आप लोग समझ नहीं पाइएगा ठीक से। अब देखिए क्या होता है, ये लीजिए मुख, अच्छा ये है यहाँ पे ध्रुव है,
ध्रुवीय। ठीक है, ये क्या हो गया, मुख अक्ष। अब देखिए यही से हम लोग को सीखना है क्या होता है। तो ये अवतल दर्पण था। ठीक है, अब इसमें देखा गया एक चीज कि मुख अक्ष के समानांतर किरणें जो भी होते हैं, मुख अक्ष के समानांतर किरण, देखिए ये हो गया मुख अक्ष के समानांतर किरण। ठीक है, दर्पण से जब इसका परावर्तन हुआ, दर्पण से जब इसका परावर्तन हुआ तो ये ऐसे गया। ठीक है, अब लोगों ने एक और किरण लिया। ठीक है, ये ऐसे हुआ, ऐसे चला गया, निकल गया। एक और किरण लिया, वो भी क्या था, मुख अक्ष के समानांतर ही था। ठीक है, इस तरह का, समझ गए। इसका भी क्या हुआ, दर्पण से क्या हुआ, परावर्तन हुआ। तो ये भी देखिए यहां से गया। ठीक है ना, इस तरह से। अब देखिए एक नीचे किरण फिर लेके देखते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए इसको छोटा ही रहने दीजिए, मत बढ़ाइए, इतना तक ही रहने दीजिए। क्या हुआ कि नीचे से भी लिए ऐसे, ये भी है मुख अक्ष के समानांतर किरण। ठीक है, ये भी जब दर्पण से परावर्तन हुआ तो ऐसे। ठीक है, चलिए एक और किरण ले ली, ये ऐसे ली, ये भी जब दर्पण से परावर्तन हुआ तो ये भी ऐसे ही गया। ठीक है, तो यहां पे लोगों ने देखा कि जब भी कोई किरण मुख अक्ष के समानांतर है तो सभी एक ही बिंदु से गुजर रहे हैं। ये बड़ा लगा कि ये क्या बात है भाई, जब भी कोई भी किरण रख रहे हैं तो सब एक ही बिंदु से जा रहा है। ठीक है ना, तो क्या किया लोगों ने कि उस एक बिंदु को एक नाम दे दिया, है ना। और उस बिंदु का नाम क्या दिया गया, तो उसको नाम दिया गया फोकस। और फोकस क्या चीज से दिखाता है, कैपिटल एफ से, कैपिटल एफ से। इंग्लिश में भी इसको फोकस ही कहते हैं, समझ गए। अब इसका डिफिनेशन देखिए, तो मुख अक्ष के समानांतर आती किरणें, मुख अक्ष के समानांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को कहते हैं मुख फोकस या सिर्फ फोकस। बताइए यहाँ पे कुछ याद करने की जरूरत है। दर्पण के मुख अक्ष के समानांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जाती है उसी बिंदु को कहते हैं मुख फोकस। और ये अवतल दर्पण के लिए है। ठीक है, उत्तल दर्पण के लिए हम लोग भी समझेंगे, अभी सभी चीज हम लोग पढ़ रहे हैं अवतल दर्पण के बारे में। ठीक है, अच्छा अब इसका कहीं पे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इसका वक्रता केंद्र था, है ना। वक्रता केंद्र को क्या से लिखते हैं, सी से। अब यहां से लोगों ने देखा तो एक चीज और पता चला कि ये मुख फोकस जो है, मुख फोकस, ये ध्रुव और वक्रता केंद्र दोनों के बिल्कुल बीच में है, बिल्कुल बीच में है। यानी कि इसको ये भी कह सकते हैं कि ये फोकस जो है ये मुख अक्ष को दो बराबर भागों में बांट देता है, दो बराबर भागों, यानी पी से लेकर एफ तक और एफ से लेकर सी तक की दूरी क्या होगा, बराबर। ठीक है, अब यहां से एक चीज हम लोग जानते हैं, ये हो गया ध्रुव, ठीक है, और ये हो गया वक्रता केंद्र। दोनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो दोनों के बीच की दूरी कहते हैं आर, है ना। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को आर से लिखते हैं। ऐसे अवतल दर्पण है तो माइनस में होगा। ठीक है, अब यहां से एक चीज और, ये है ध्रुव, ठीक है, और ध्रुव से लेकर फोकस जब भी दूरी नपाता है तो ध्रुव से नपाता है, ठीक है, पोल से। यहां के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, ये कहते हैं ये। ठीक है, अब ये हो गया एफ, अवतल दर्पण है तो माइनस में लिख सकते हैं। अब एफ और आर, एफ और आर में एक संबंध है, एफ और आर में क्या है, एक संबंध है। इसको हम लोग प्रूफ भी करेंगे, लेकिन अभी आप लोग जान लीजिए कि एफ जो होता है ना, एफ का मतलब फोकस दूरी जो होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, वक्रता त्रिज्या का आधा। एक चीज यहां से आप लोग को समझना बहुत जरूरी है, ज्यादातर लोग यहाँ पे क्या गड़बड़ कर देते हैं बच्चों, कि ये जो वक्रता त्रिज्या है इसके नीचे दो से भागा है ना। तो जब कोई चीज आधा करना रहता है तो उसको हम लोग दो से भाग करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ ज्यादातर लोग क्या समझ जाते हैं कि ये देखो ये है फोकस दूरी ए और ये है वक्रता त्रिज्या बटा 2, तो उल्टा बोल देते हैं कि वक्रता त्रिज्या जो है वही फोकस का आधा, लेकिन नहीं नहीं, आधा कौन है, आधा फोकस है
किससे? वक्रता त्रिज्या से। कैसे, इसको देखिए हम आप लोग को समझा देते हैं। जैसे मान के चलिए कि ये एफ है, एफ को हमने रखा 4, एफ को रखा हमने 4। अब इधर भी दोनों को भागा करना है 2 से। कितना से भाग करना है? 2 से। तो बराबर आना चाहिए। बराबर का चीज इक्वेशन है, इसका मतलब दोनों साइड क्या होना चाहिए? बराबर। तो यहाँ कितना रखेंगे तो बराबर आएगा? तो 8, 2 चौके 8। अब यहां से समझिए 4 है एफ, 4 है एफ और 8 है से क्या है? आर। अब बताइए कि बड़ा कौन है छोटा कौन है? तो बड़ा कौन है? 8 है और छोटा कौन है? 4। कितना बड़ा छोटा है? तो इससे ये दुगना है, इससे ये दुगना है, ये कह सकते हैं कि इससे ये आधा है। समझ गए? तो हम लोग कह सकते हैं यहां से कि वक्रता त्रिज्या जो होता है, वक्रता त्रिज्या जो होता है वो फोकस दूरी का दुगना होता है, फोकस दूरी का दुगना होता है। या ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि फोकस दूरी जो है, फोकस दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। ठीक है, यानी इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां से यदि r निकालेंगे तो r बराबर क्या हो जाएगा? 2f। अच्छा r क्या है? तो यहां से यहां के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? r बोलते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको r से लिखते हैं हम, कैपिटल R से लिखते हैं, बहुत से लोग छोटा r से भी लिखते हैं, कोई बात नहीं है, जो मर्जी लिख सकते हैं। f, छोटा f क्या है? तो ये है ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी। देखिए हम डिफिनेशन लिख देते हैं कि ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो यहां से यहां तक की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। अब आपसे 1 नंबर में पूछेगा कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो हम लोग सीधे बोल सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या जो होता है वो फोकस का दुगना होता है। या ऐसे बोल सकते हैं कि फोकस जो होता है वो फोकस दूरी जो होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अवतल दर्पण के जितने भी पार्ट्स है लगभग हम लोग सभी मेन बिंदु को पढ़ लिए। अब हम लोग देखते हैं उत्तल दर्पण। चलिए अब हम लोग उत्तल दर्पण में जानेंगे। ठीक है ना? तो उत्तल दर्पण में सबसे पहले क्या जानना है? ध्रुव जानना है। तो दर्पण के जो मध्य बिंदु होता है उसी को कहते हैं ध्रुव। यानी अवतल दर्पण का और उत्तल दर्पण का ध्रुव का डिफिनेशन सेम है। उसी तरह से वक्रता त्रिज्या और वक्रता केंद्र का भी वही होगा, है ना? ये जिस खोखले गोले का भाग है, मान के चलिए ऐसे गोला बना होगा ना, तो जिस खोखले गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या को, उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र, है ना? तो सभी डिफिनेशन जितना भी मैंने अवतल दर्पण में बताया उसका डिफिनेशन और उत्तल दर्पण का डिफिनेशन सब सेम होता है, सिर्फ फोकस में डिफरेंस होता है ना? तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे फोकस के बारे में। इसमें देखिए क्या होता है कि मुख अक्ष के समानांतर आती किरण। देखिए एक हम लोग किरण मुख अक्ष के समानांतर, ठीक है? अब दर्पण से पढ़ा था इसका परावर्तन होगा, तो परावर्तन होके ऐसे लौट गया, है ना? देखिए यहां से ऐसे चला और परावर्तन होके ऐसे लौट गया। ठीक है, चलिए एक और किरण, चलिए नीचे से ले लेते हैं। ये भी लिए हमने मुख अक्ष के समानांतर, मुख अक्ष के समानांतर। ये भी क्या हुआ? परावर्तन हुआ और ऐसे लौट गया। ठीक है, लेकिन जब यहां से कोई आदमी आंख रख के देखे, यहां से, है ना, आंख थोड़ा बढ़िया से आप लोग बना लीजिएगा, तो ये देखने में क्या लगता है कि ये जो किरण है, ये जो किरण है ये कोई बिंदु इधर से आ रहा है ना, यहां से। फिर जब इसको देखा तो ये भी लगा देखने में कि ये कहां से आ रहा है? यहां से आ रहा है ना, इधर से देखने में, यहां आंख रखकर ऐसे देखे, है ना? तो देखिए ये भी मुख अक्ष के समानांतर किरण है, ये भी मुख अक्ष के समानांतर किरण है ना? ये दोनों जो किरणें, इस तरह से और भी किरणें ले सकते हैं ना? जितना भी किरणें लिया गया वो दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद एक ही बिंदु से आता हुआ प्रतीत हुआ। वास्तविक में नहीं आ रहा, ऐसे तो यहां गया यहीं से मुड़ गया, लेकिन यहां से देखने में लगा कि नहीं ये किरणें यहां से आ रही है। ये भी किरण देखा तो ये भी, यदि और भी हम लोग इस तरह से ले सकते हैं। चलिए एक किरण और ले लेते हैं, ये किरण और लेने से थोड़ा हौच पौच हो जाएगा, इसलिए हम 2 ही किरण लेते हैं, है ना? तो इसका डिफिनेशन अब क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण का फोकस करता है कि मुख अक्ष के समानांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है? अवतल दर्पण में वास्तविक में उस बिंदु पर मिलता है और उत्तल दर्पण में आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को एक नाम दिया गया, है ना? और इस बिंदु को क्या नाम दिया गया? फोकस नाम दिया गया। समझ गए? इस बिंदु को क्या नाम दिया गया? फोकस नाम दिया गया।
तो इसका डिफिनेशन हो गया कि मुख अक्ष के समानांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं। लेकिन परीक्षा में आपको ये नहीं कहेगा कि उत्तल दर्पण का फोकस किसे कहते हैं या अवतल दर्पण का फोकस किसे कहते हैं। वहां आपको सिर्फ पूछेगा कि गोलीय दर्पण का फोकस से आप क्या समझते हैं, गोलीय दर्पण के फोकस से आप क्या समझते हैं। तो दोनों डिफिनेशन को मिलाकर बोलना है ना। कैसे बोलना है, तो मुख अक्ष के समानांतर आती किरणें, मुख अक्ष के समानांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं, मुख फोकस या फोकस कहते हैं। ठीक है, तो दोनों मिलाकर बोलेंगे तो गोलीय दर्पण का फोकस का डिफिनेशन हो गया। देखिए हमने लिख भी रखा है ना, यदि आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं और नहीं तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। अब इसका भी फोकस दूरी क्या होगा, पॉल से लेकर फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी, बाकी सब सेम होता है, सिर्फ फोकस का थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसलिए हमने बता दिया। चलिए अब हमने आगे क्या करना है, तो आगे जो हम लोग जाने कि वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में एक संबंध है ना। वो संबंध क्या है, तो r बराबर 2a, यानी कि r जो होता है इसे फोकस का दुगना होता है, उसको हम लोग अब यहाँ प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब उसको प्रूफ करते हैं। चलिए हम लोग ये जानते हैं कि दोनों में संबंध क्या होता है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या होता है, ये हम लोग जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या जो होता है वो फोकस का दुगना होता है। लेकिन यहाँ हम लोग प्रूफ करने वाले हैं ना, तो ये दोनों दर्पण के लिए होता है, अवतल दर्पण भी और उत्तल दर्पण भी। तो अभी हम लोग अवतल दर्पण में प्रूफ करेंगे, इसके बाद फिर आप लोग को उत्तल दर्पण में भी प्रूफ करके दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को एक किरण लेना होगा। ठीक है, कैसा किरण लेंगे, तो वो किरण हम लोग लेंगे मुख अक्ष के समानांतर, मुख अक्ष के समानांतर। अब जो भी मुख अक्ष के समानांतर किरणें जाती है अवतल दर्पण में, वो परावर्तन के बाद कहां से जाती है, तो परावर्तन के बाद एफ से जाती है, परावर्तन के बाद कहां से जाती है, एफ से जाती है। ठीक है, डायग्राम जितना अच्छा बनाइएगा उतना ही आपका नंबर अच्छा मिलेगा। ठीक है, इस तरह से गया और इस तरह से वापस लौट गया। ठीक है ना, परावर्तन के नियम से। अब देखिए ये हुआ आपतित किरण और ये हुआ परावर्तित किरण। तो जहां पे आपतित किरण जाती है, जहां पे आपतित किरण जाती है इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। हमने पहले ही आप लोग को बताया है कि जहां भी आपतन बिंदु हो जाए वहां क्या करना है, लंब डालना। अब लंब कैसे डालेंगे, तो लंब डालने के लिए क्या होना चाहिए, लंब जो होता है वो क्या होता है, दर्पण के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। अब देखिए, अब तो यहाँ जो ये दर्पण है ये क्या है, गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण ना है, इस तरह से कभी ना कभी गोला का भाग रहा होगा। ठीक है, तो इस पर हम लोग कैसे लंब डालेंगे, तो इसके लिए देखिए एग्जाम्पल लीजिए, ये मान लीजिए कि गोला है, क्या है, गोला है, और ये है गोला का केंद्र। ठीक है, तो इसी तरह से गोला ऐसे करेंगे तो ये गोला हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो इसका केंद्र कौन है, यही ना है। तो यदि इस चीज को एकदम ध्यान से समझना है आप लोग की, यदि किसी भी वृत्त के केंद्र से, किसी भी वृत्त के केंद्र से एक रेखा खींचा जाए, है ना, इस तरह से, जिसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं, कहीं भी खींच दीजिए, सिर्फ केंद्र से यदि खिंचाएगा तो वो परिधि के साथ क्या डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, ऐसे भी खींचेंगे तो कितना डिग्री कोण बनावेगा, 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये भी क्या है, देखिए इसको ऐसे मिटा देंगे, बन गया कि नहीं अवतल दर्पण, बन गया। ये देखिए ये अवतल दर्पण हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि केंद्र से एक यहां मिला देंगे रेखा, तो क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा, है ना। तो इसका वृत्ति पूरा होता तो इसका केंद्र यही ना है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, आपतन बिंदु पर एक लंब डालेंगे, आपतन बिंदु पर एक लंब डालेंगे। चलिए लंब डालिए इस तरह से, ये हो गया लंब। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या कर रहा है, हम लोग जानते हैं परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से कि ये हो गया अभिलंब, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को बोलते हैं आपतन कोण, इसको नाम है आई। ठीक है, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को बोलते हैं परावर्तन कोण, ये हो गया आ।
और हम लोग जानते हैं परावर्तन के नियम से कि ये दोनों कोण क्या होता है, बराबर होता है। ये दोनों कोण क्या होता है, बराबर। ठीक है, चलिए अब हम लोग को काम हो गया। अब एक काम कीजिए, इसको नाम दे दीजिए किरण को। चलिए किरण को हमने नाम दे दिया ए बी, ठीक है, और इस तरह से लौट गए। इधर भी कुछ नाम दे सकते हैं। चलिए अब यहां से हम लोग को क्या प्रूफ करना है, तो प्रूफ हम लोग को ये करना है, सबसे पहले इसको लिए हम लोग को सिद्ध कहाँ करना है, सिद्ध करना है आर और 2f, आर बराबर 2a, यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी में संबंध। तो पहले ये पता कीजिए कि वक्रता त्रिज्या है कहाँ। तो ये देखिए है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी, इसको क्या कहा जाता है, वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वक्रता त्रिज्या। और ये है अवतल दर्पण, तो माइनस मिले, माइनस आर। अब ये हो गया यहां से लेकर यहां तक की दूरी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फोकस दूरी। इसको लिखते हैं छोटा एफ से, और इसको भी हम लोग माइनस मिलेगा, ठीक है, क्योंकि अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी दोनों क्या होते हैं, माइनस में होते हैं। अभी इतना समझ लीजिए, चिन्ह परिपाटी जब बताएंगे तो पूरी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों माइनस में होता है। ठीक है, तो हम लोग को देखिए यहाँ पे संबंध दिखाना है, ये और ये है ना, यहां से यहां, तो हम लोग को इस रेखा पर आना है। ठीक है, तो इस रेखा पर आने के लिए सबसे पहले आपको प्रूफ करना होगा कि ये वाला जो त्रिभुज बना BCF, ये कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु। चलिए तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे चलते हैं, लिखते हैं त्रिभुज BCF में, त्रिभुज BCF में है ना, क्या हो जाएगा, कोण ABC, कोण अच्छा छोड़ दीजिए, त्रिभुज पहले नहीं लिखिए, है ना, इसको बाद में लोग देखेंगे। पहले लिखिए कोण ABC बराबर, देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, बराबर है। बराबर क्या हो जाएगा, कोण CBF, कोण CBF। क्यों, तो ये हो गया परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। ठीक है, ये वाला कोण है आपतन कोण और ये परावर्तन कोण, तो परावर्तन के नियम से दोनों बराबर होता है। अब देखिए यहां ध्यान से देखिएगा, ये वाला कोण और ये वाला, ठीक है, ये दोनों कोण कैसा है, तो आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे कि दो को ऐसे समानांतर किरणें हैं, ठीक है, और एक तिर्यक रेखा ऐसे काट दे, एक तिर्यक रेखा ऐसे काट दे, तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो देखिए ये हो गया कोणांतर, ये हो गया एकांतर। इसको बाकी चीज को हम मिटा देते हैं, चलिए इसको ऐसे मिटा देते हैं और इसको ऐसे, ठीक है, इसको भी मिटा देते हैं और इसको हम लोग ऐसे खींच लेते हैं। ये देखिए अवतल दर्पण हो गया। अभी बताइए ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होगा कि नहीं, तो यहाँ पे देखिए ये कोण और ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों, इसको कौन कौन कहते हैं, एकांतर कोण कहते हैं। कौन कौन कहते हैं, एकांतर। तो यहां से लिखेंगे कि कोण ABC, कोण ABC बराबर कोण BCF या FCB, कोण FCB। क्यों, क्यों को बराबर है, क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण। समझ गए। अब यहां से देखिए, जब भी दो समीकरण का बायां हाथ बराबर है, बायां हाथ बराबर है, तो दायां हाथ भी बराबर होगा। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसीलिए कोण CBF बराबर कोण FC, इसको दे दिए समीकरण ना 1। अच्छा एक बात आप लोग बताइए कि इसमें भी है CBF और इसमें भी है CBF, दोनों में सेम लेटर है, तो कोण का नाम धरने में आप लोग को दिक्कत नहीं होता है। ऐसा तो नहीं किन्हीं को लगता है कि ये तो दोनों एक ही लिख रहे हैं। यदि ऐसा लगता है तो देखिए एक चीज यहां समझ लीजिए कि ये देखिए एक कोण ये है, ठीक है, और ये कोण ऐसे हमने लिया, ठीक है, ये देखिए कोण ये हो गया यहाँ ABC और यहाँ हमने नाम रख दिया इसको BAC। ध्यान से देखिए तो दोनों में ABC है, दोनों में ABC है, लेकिन कोण कौन होता है, बीच वाला लेटर है ना। जब इस कोण का नाम रखेंगे तो बीच में हम लोग क्या रखेंगे, B को रखेंगे। बीच में किसको रखेंगे, B को रखेंगे, ABC। चाहे इधर से भी लिखिए, लेकिन B को जब भी रखेंगे तो बीच में।
और यहाँ कौन कहाँ बन रहा है, ए पर, तो ए पर जब भी रखेंगे तो बीच में। तो यहां से आप लोग समझिए कि इसमें कौन हो रहा है, बी का बात। बी कहाँ है, ये देखिए ये वाला कौन है, ठीक है ना। और ये जो है एफ सी बी, ये वाला कौन का बात हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखिए कि त्रिभुज है सी बी एफ, या बी एफ सी, या बी सी एफ, कुछ भी बोल सकते हैं, त्रिभुज का नाम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। तो जब किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो, दो कोण बराबर हो, ठीक है, तो उसके सामने वाले भुजा भी बराबर होते, यानी ये कोण के सामने हो गया ये भुजा, और ये वाला कोण के सामने हो गया ये भुजा, है ना। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सी एफ, अब एफ बी दोनों क्या होगा, बराबर होगा, है ना। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, सी बी कहां है, नहीं, यहां ना सी एफ बराबर एफ बी, चलिए आप इसको समीकरण लिखेंगे, छोड़ दिया हम नहीं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। यदि आप लोग को समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फिर से इसको बता सकते हैं, ठीक है। चलिए जब तक इसको मिटा लेते हैं, समझ में। अब यहां से देखिए हम लोग को क्या करना है ना। हम लोग को काम करना है इस रेखा पर, है ना, क्योंकि दोनों दूरियां इसी रेखा पर है। तो यहां से देखिए सी एफ मिल गया, सी एफ ये तो सही जगह पर है। यदि हम लोग को एफ पी मिल जाए तो हम लोग का काम बन सकता है ना, लेकिन हम लोग का यहाँ क्या दिया हुआ है, एफ बी, ठीक है। तो इसको हम लोग कोई परमे से नहीं, एक लॉजिक से सिद्ध करेंगे कि यहां से यहां और यहां से यहां बराबर है। वो कैसे सिद्ध करेंगे कि देखिए, मान के चलिए कि एक यहाँ बिंदु है, एक यहाँ, ठीक है, और एक बिंदु यहाँ, ठीक है, ये है मान लीजिए, ये बी है, ये मान लीजिए सी है, ठीक है। अभी स्पष्ट देखिए तो ए बी से ए सी बहुत दूर है, ठीक है। इस बिंदु को थोड़ा और नजदीक लाइए, अब देखिए थोड़ा दूरी कम हो गया, और थोड़ा नजदीक लाइए, अब देखिए और दूरी कम हो गया। यदि ये दोनों बिंदु बिल्कुल पास आ जाए, बिल्कुल पास आ जाए, तो ये दूरी लगभग बराबर हो जाता है, लगभग बराबर हो जाता है। तो ये वाला बी जो है, ध्यान से समझिएगा, ये जो बी है ये पी के बहुत निकट है, ये बी जो है ये पी के बहुत निकट है। लेकिन आप लोग कह सकते हैं कि सर ये निकट तो नहीं है, तो बहुत दूर लग रहा है। तो ऐसा हम लोग डायग्राम इसलिए बनाए हैं ताकि स्पष्ट पता चले। यदि इस बी को हम यहां रख दें और ऐसे रेखा खींचे तो डायग्राम समझ में आएगा, इसलिए हम लोग इसको दूर दिखा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में बहुत नजदीक है। या दूसरे शब्द में ऐसे समझ सकते हैं कि जब बहुत बड़ी दूरियों का बात हो तो छोटा छोटा दूरी को बराबर माना जाता है। जैसे देखिए आप लोग दो दोस्त हैं, स्कूल पढ़ने जाते हैं, दोनों का घर एक गांव में है, लेकिन एक ही जगह तो नहीं होगा, कुछ दूरी पर होगा। लेकिन दोनों से यदि हम पूछे कि स्कूल कितना दूर है, तो दोनों एक ही जवाब दीजिएगा कि 2 किलोमीटर दूर है, बताइएगा कि नहीं। जबकि दोनों का घर एक जगह नहीं होगा, एगो का घर थोड़ा सा आगे होगा या पीछे होगा, लेकिन दोनों का जवाब होगा कि 1 किलोमीटर है ना। तो जहां बड़ी दूरियों का बात हो तो छोटी दूरियों को नगण्य के बराबर माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये बिंदु है ये बिल्कुल इसके नजदीक है, इसीलिए एफ बी और एफ पी दोनों बराबर है ना। तो यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा कि बिंदु, यहाँ पे चूंकि कर दीजिएगा, चूंकि बिंदु बी पी के बहुत निकट है, पी के बहुत निकट है, ठीक है। तो जब बहुत निकट है तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि एफ बी बराबर एफ पी या पी एफ, ठीक है। अब चलिए अब यहां से आइए हम लोग समीकरण एक क्या कह रहा है, तो यहां ध्यान से देखिए, सी एफ को सी एफ छोड़ दीजिए, एफ बी के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी एफ। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं सी एफ बराबर एफ बी, क्या लिख सकते हैं, सी एफ बराबर एफ बी, ठीक है। इतना समझ गए। अब यहां से देखिए, अब ये बात है कि यदि हम लोग सी एफ पी एफ और सी एफ ये ना है, तो हम लोग गलती किए हैं यहाँ पे, अच्छा एफ बी था, है ना। तो एफ बी के जगह पर क्या रखना था, हम लोग को पी एफ ना रखना था, एफ बी को एफ बी नहीं, एफ बी को जगह पर क्या रख देना है, पी एफ रख देना है ना। तो पी एफ और एफ सी, यदि दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पी सी हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, पी सी। या इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये जो पी एफ जो है ना, चलिए ऐसे हम लिख लेते हैं, यहां से क्या लिख सकते हैं, पी सी बराबर पी सी, यहां से यहां तक की पी सी बराबर क्या हो जाएगा, सी एफ जोड़ पी एफ। लिख सकते हैं कि नहीं, यहां तक अलग इसको छोड़ दीजिए, ठीक है ना, इसको बल्कि समीकरण ऐसे दो कर दीजिए और यहां लिख दीजिए अब, ठीक है ना। तो आप क्या लिख सकते हैं, पीसी बराबर क्या लिख सकते हैं, सी एफ जोड़ एफ पी। अब यहां से मान रखिए पी से लेकर सी तक, पी से लेकर सी तक क्या है, तो पी से लेकर सी तक क्या है, आर है, पी से लेकर सी तक क्या है, आर है, माइनस आर है। अब यहां से एक चीज समझिए कि सी एफ और पी एफ, सी एफ और पी एफ दोनों क्या है, बराबर है, दोनों बराबर। तो सी एफ को पी एफ लिख सकते हैं या पी एफ को सी एफ लिख सकते हैं, जो मर्जी लिख सकते हैं, दोनों बराबर ना है। तो हम लोग किसको लेंगे, देखिए हम लोग को पी एफ मालूम है, पी से एफ तक की दूरी को क्या बोलते हैं, माइनस एफ बोलते हैं, तो हम लोग इसको पी एफ में बदल लेंगे। तो सी एफ और पी एफ बराबर है, तो सी एफ को भी क्या लिख सकते हैं, पी एफ लिख सकते हैं। ये सब बड़ा एफ है, ध्यान दीजिएगा, है ना, पी एफ लिख सकते हैं। अभी माइनस आर का माइनस आर छोड़ दीजिए, पी एफ और पी एफ क्या हो जाएगा, टू पी एफ, है ना, या पीसी छोड़ सकते थे, लास्ट में मान रख सकते थे, माइनस आर टू पी एफ, टू हो गया। अब पी एफ क्या है, पी से लेकर एफ की दूरी को क्या कहते हैं, माइनस एफ। अब माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहां से हम लोग को क्या आ गया, आर बराबर क्या आ गया, टू गुना एफ करेंगे तो क्या आ जाएगा, टू एफ। यही तो प्रूफ करना था, आर बराबर क्या हो गया, टू एफ। ये इसको ऐसे भी लिख सकते थे, हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से यदि लिखना चाहें ये स्मॉल एफ है तो क्या लिख सकते हैं, एफ इक्वल टू आर अपॉन, है ना, ये दो में से कुछ भी जो इच्छा है लिख सकते हैं, ठीक है। तो प्रूफ हो गया। अब आप लोग एक काम कीजिएगा, ये हमने प्रूफ किया है अवतल दर्पण के लिए, आप लोग उत्तल दर्पण में करने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो हम एक सेपरेट वीडियो अभी बनाने वाले हैं उत्तल दर्पण के लिए, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया आप लोग का, यदि समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें, शेयर करने में कंजूसी नहीं करें बच्चों, ठीक है। पसंद आए तब भी, ना आए तब भी शेयर जरूर करें, ठीक है। और धन्यवाद।